का डिस्कशन हुआ और उसके बाद आपको बताया गया कि रूट से पानी एरियल पार्ट्स में कैसे जाता है, रूट से पानी ऊपर तक कैसे चढ़ता है, इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सार। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि ये जो रूट से पानी ऊपर गया लीव्स में, यहां से मैंने आपसे कहा पानी एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर से, यहाँ जो रूट हेयर्स होते हैं, फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा कहाँ, जाइलम वेसल्स में, और जाइलम वेसल्स के बाद ये फिर ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये ऊपर पानी को ऊपर की तरफ खींचने का मेन काम, यहाँ पर स्टोमेटा खुलते हैं, पानी का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ खींचता है, दैट्स द ट्रांसपिरेशन रूट। आपको पता है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये बताइए, जब ऑटम सीजन आता है, जो पतझड़ का मौसम आता है, तो उसमें लीव्स, जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं पेड़ के, गिरने लगते हैं। किस वजह से ऐसा क्या होता है कि वो लीव्स गिर जाती हैं ऑटम सीजन में? यूसुफ आप बताएं, ऑटम सीजन के प्लांट्स जो अपनी लीव्स को शेड ऑफ करते हैं, तो वो लीव किस वजह से गिर जाती हैं? क्यों नहीं पहुंचता? देखिए, पहली बात तो ये पतझड़ का कराने का पर्पस क्या है? प्लांट ना अपनी लाइफ में, जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, तो प्लांट के अंदर भी वेस्ट बनता है, तो प्लांट अपने वेस्ट को इकट्ठा करने लगते हैं। कहां पर? लीव्स में, पत्तों में, सारे लीव्स में जब बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होता है, तो प्लांट के अंदर से एक हार्मोन आता है, वो यहाँ पर एक लेयर बना लेता है। इधर देखो, उस हार्मोन का नाम है क्या? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक केमिकल है, एक हार्मोन है प्लांट के अंदर, जो पत्तियों के यहाँ पर इस जगह एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई इसको रुक जाती है। जो रूट से पानी ऊपर चढ़ रहा है वो लीव्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से पत्तियां जो होंगी वो गिरने लगती हैं। पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते गिरने लगते हैं, क्योंकि उनको पानी की सप्लाई रोक दी जाती है। जब ये रुक जाती है, फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद, 1 महीना 1.5 महीना, जब नई लीव्स आती हैं, तो फिर उसके बाद ये दोबारा से सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको बताया, रूट्स, ये लीव्स का जो गिरना है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? एब्सिसिक एसिड की वजह से। प्लांट में एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, जिसकी लेयर बनने की वजह से लीव्स गिरती हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का मकसद क्या है? व्हाई यू स्वेट? आप, हमारे जिस्म से स्वेटिंग क्यों होती है जोया? स्वेटिंग क्यों होती है? आपने आमतौर पे देखा होगा गांव में भी, शहरों में भी, जब छत जो होती है गर्म हो जाती है, गर्मी का दिन होता है, और वहां पे गांव में लोग छतों पर सोते हैं। छत पे अगर सोना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, पानी का छिड़काव किया जाता है छत पर। क्यों? ताकि वो जो गर्म छत है, जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी हीट को लेके भाप की शक्ल में उड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वो छत जो होगी, जो सरफेस होगा, वो ठंडा हो जाएगी। इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट, वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से सरफेस ठंडी हो जाती है, जमीन ठंडी हो जाती है। इसी तरह से आपको जब गर्मी लगती है, आपकी बॉडी जब गर्म होने लगती है, बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री, आपकी बॉडी का है 37 डिग्री, तो जाहिर है, आपने सुना होगा फिजिक्स का एक फिनोमेना है, हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। जब बाहर गर्मी ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री है, तो बाहर की हीट आपकी जिस्म में दाखिल होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब आपकी बॉडी गर्म होने लगती है, तो उस केस में आपके जिस्म के जो पोर्स होते हैं, उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाता है? स्वेट। ये स्वेट निकलता है, ये इवेपोरेट होता है, उड़ता है, उड़ने की वजह से आपकी जिस्म ठंडा हो जाता है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। आप कभी देखना, स्वेटिंग होने के बाद आपका जिस्म ठंडा पड़ जाता है, दैट इज बी ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट। समझ आ गई बात? तो इसी तरह से पौधों के अंदर, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जब उसमें से पानी वेपर की शक्ल में जाता है, भाप बन के उड़ता है, तो उससे 2 फायदे हैं प्लांट के अंदर। एक तो लीव्स को ठंडा कर देता है, कूलिंग इफेक्ट। लीव्स को ठंडा कर देता है, लीव्स ठंडी हो जाती हैं, तो हाई टेम्परेचर से बचने के लिए प्लांट अपनी बॉडी से वेपर निकालता है, जिससे प्लांट अपनी बॉडी को, सरफेस को ठंडा रखता है। और दूसरा,
इस पानी के लॉस होने की वजह से प्लांट जाइलम कॉलम के अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसका नाम मैंने अभी अब आपको बताया था, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक फोर्स डेवलप करता है जो रूट से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, लेकिन मान लीजिए आपने किसी प्लांट को पानी दिया, जब पानी दिया, उस गर्मी का दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में प्लांट क्या करेगा, जो पानी आपने दिया, स्टोमेटा खुल जाएंगे और पानी वेपर की शक्ल में उड़ने लगेगा, और उड़ने की वजह से प्लांट अपनी बॉडी को ठंडा करता रहेगा। लेकिन जब प्लांट मिट्टी में पानी की कमी होने लगेगी, मिट्टी में जब पानी की कमी होने लगेगी, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ये स्टोमेटा जो अभी खुले हैं, ये स्टोमेटा कम बंद हो जाते हैं, ताकि बहुत ज्यादा अगर पानी निकल गया, यानी प्लांट के पास पानी बचेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है। इससे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट जल जाते हैं, मर जाते हैं बहुत ज्यादा पानी से। अगर आपने उनको ज्यादा पानी नहीं दिया तो वो प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इसलिए वो पानी जो है वो कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। वेपर की शक्ल में जो पानी उड़ता है वो प्लांट की सरफेस को ठंडा करता है और प्लांट के अंदर एक फोर्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से रूट से ऊपर की तरफ पानी ट्रांसपोर्ट आता है। समझ आ रही है बात? अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके घर के ऊपर कोई पेड़ है, अगर आपके घर के ऊपर पेड़ है, तो आपके घर के अंदर, आपके घर के आसपास का टेम्परेचर दूसरी जगह से कम होगा। क्यों? क्यों? अगर आपके घर के ऊपर पेड़ है या आपका घर पेड़ की छांव के अंदर है, तो आपके घर के उस पेड़ के नीचे का टेम्परेचर, आपके घर का टेम्परेचर बाकी जगह के मुकाबले में कम होता है, क्योंकि आपके घर की जो हीट है उसको पहली बात तो सनलाइट के एक्सपोजर से रोक लिया, और उसकी वजह से जो हीट है वो वेपर की फॉर्म में, जो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में जाएगी, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सर्दियों, मतलब गर्मियों में, समर्स में, गांव वगैरह में चारपाई डालकर उसके नीचे सोते हैं, छांव के नीचे, पेड़ की छांव के नीचे ठहरते हैं जो ट्रैवलर्स होते हैं, इसलिए क्योंकि वहां कूलिंग इफेक्ट होता है। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, ये भी बात एसेंट ऑफ सैप की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लीव्स में, देखो लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बना, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। लाइट पड़ने पर खाना बना, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर ग्लूकोज से वो किस में कन्वर्ट हुआ? स्टार्च। ये ग्लूकोज बना, फिर स्टार्च बना, फिर ये स्टार्च लीफ के अंदर ही ऐड हो गया, एंटर हो गया कहां पर? जिसमें सीड ट्यूब में। प्लांट की जितनी लीव्स होती हैं उसके अंदर ये वाले कंपोनेंट बता दे कोई बात। फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम की सीड ट्यूब्स के अंदर ये स्टार्च ऐड हो गया। स्टार्च का शामिल होना, स्टार्च का एंटर हो जाना कहां पर? यहां पर सीड ट्यूब्स के अंदर। इस फिनोमिना को कहते हैं क्या कहते हैं इसको? फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम ये लोडिंग। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बना वो प्लांट की लीफ से एंटर हुआ कहां पर? लीव्स में से एंटर हुआ, लीव्स के अंदर जो सीड ट्यूब एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एंटर हुआ। सीड ट्यूब्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का एंटर होना स्टार्च की शक्ल में, इसको फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। अब आगे सुनिए, एक वर्ड सुना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ध्यान, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है यूसुफ? साहब, ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई चीज के अंदर फर्क पैदा हो जाए, एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन में हो, एक तरफ कम कंसंट्रेशन में हो। इधर देखो, प्लांट के अंदर बहुत सारी पत्तियां हैं, जहां जहां लाइट पड़ी वहां पे खाना बन गया। खाना बनने के बाद लीव्स में तो खाना बहुत ज्यादा बन गया, लेकिन प्लांट की जड़ों में खाने की कमी है, प्लांट के स्टेम में खाने की कमी है, तो एक ग्रेडियंट तैयार हो गया, एक फर्क पैदा हो गया, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी चीज का मूव करना फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना
तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे आप देखते हैं आपके घर में गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर जो है वहां पे उसके अंदर गैस जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में है, ज्यादा प्रेशर पर है। जब आप उसकी नॉब खोलते हैं तो बाहर उसका प्रेशर कम होता है, तो वो हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है। इसी तरह से अगर आपके पास परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो बॉटल में से निकल के पूरे रूम में चले जाते हैं, वो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द डिफ्यूजन। मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना, इसको डिफ्यूजन कहलाता है। ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो लीफ में खाना बना, लीफ में लाइट पड़ने पर फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनेगा पहले वो ग्लूकोज की शक्ल में होगा, फिर वो ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद वो ऐड हो जाएगा, एंटर हो जाएगा कहां पर? सीव ट्यूब्स में एंटर होगा। सीव ट्यूब्स को, क्योंकि सीव ट्यूब्स को ही ट्रांसपोर्ट, जैसे जाइलम का के अंदर जाइलम वेसल्स है, ऐसे यहां सीव ट्यूब्स हैं जो खाना लेकर जाने वाली हैं। ट्रांसपोर्ट करने वाला जो ट्यूब्स होती हैं वो सीव ट्यूब्स होती हैं। तो खाना इसमें लोड हो गया, इस लोड करने को क्या कहते हैं? फ्लोएम लोडिंग। यहां तक बात समझ आई? फ्लोएम के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गए, एडअप हो गए, एंटर हो गए, इसको फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। बात समझ आ गई? अब जितनी भी लीव्स हैं उसमें खाना ज्यादा है, रूट्स में कम है, स्टेम में कम है। अब ये खाना जो है, ये कार्बोहाइड्रेट ऊपर नीचे बाई डायरेक्शन, ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में ये डिफ्यूज करने लगेगा। कहां से? हाई से लो की तरफ। जब रूट्स लीव्स में से खाना निकलकर स्टेम में भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज करने के बाद जड़ों में पहुंचेगा, यहां से देखो, यहां से डिफ्यूज कर ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, रूट्स में पहुंच जाएगा। जब ये पहुंच गया तो वहां पे जाने के बाद जो सीव ट्यूब्स है ना, सीव ट्यूब में से वो जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च की शक्ल में, वो अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट यहां से टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होगी। इसको कहते हैं कार्ब। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? फ्लोएम अनलोडिंग। नॉर्मली जैसे आपने देखा आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाहर से मार्केट से जब परचेज करके लाते हैं तो एक व्हीकल आपका सामान आपके घर तक, आपकी साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंचाता है। तो आप उसमें पहले सामान लोड करते हैं। कोई ट्रक है, कोई व्हीकल है, कोई रिक्शा है जिसके अंदर आप वो सारा सामान रखते हैं, वो लोड करते हैं, फिर वो आके आपकी साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे वो अनलोड हो जाता है, यानी वो सारी चीजें उतार दी जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर पहले खाना बनने के बाद वो एंटर होगा सीव ट्यूब्स के अंदर, और सीव ट्यूब में एंटर होने के बाद वो ग्रेजुअली ऊपर और नीचे डिफ्यूज करेगा, और डिफ्यूज करने के बाद वो अल्टीमेटली जाकर टिश्यू सरफेस पे जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। यहां पर फूड का एंटर होना सीव ट्यूब में, फ्लोएम लोडिंग, यहां जाके टिश्यू सरफेस पे जाके सीव ट्यूब में से खाना निकलकर कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसफर होना टिश्यूज में, इसको कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग से लेकर फ्लोएम अनलोडिंग तक ये सारा काम, कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में होना, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बात समझ आ गई? क्लियर है? सब कुछ समझ आ गया? रब कर दूं? अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बाद अच्छा ये बताइए मुझे, कोई डेजर्ट के फ्रूट का नाम बताइए। कोई डेजर्ट के फ्रूट का नाम बताइए। डेट्स और पाइनएप्पल, बिल्कुल ठीक है। देखो एक बात याद रखना, जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से कूलिंग इफेक्ट होता है, लेकिन जो गर्म इलाकों में, डेजर्ट में प्लांट होते हैं, गर्म इलाकों में, डेजर्ट में पाए जाने, रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, जैसे आपने नाम सुना पाइनएप्पल इन्होंने बताया, डेट्स बताया। एक प्लांट होता है ज़िज़ाइफा जुजुबे, जिसको कि आम जबान में कहते हैं बेर। बेर नहीं जानते? एक होता है कैक्टस,
एक होता है बबूल, एक होता है नीरियम, एक होता है ओपनशिया, एक होता है अकेशिया, एक होता है बबूल। ये सारे वो प्लांट है जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो अच्छा, एक और प्लांट होता है एलोवेरा, इट इज ऑल्सो डेजर्ट प्लांट। तो ये जितने भी डेजर्ट के प्लांट है, मोस्टली डेजर्ट के प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को लॉस होने की, क्योंकि पहली बात तो डेजर्ट में पानी की बड़ी कमी होती है, जमीन में पानी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से वो पानी इकट्ठा करते हैं और प्लांट्स की जड़ों से बड़ी मुश्किल से पानी इकट्ठा हो पाता है। और उसके बाद अगर स्टोमेटा खुल गए तो पानी का सारा निकल जाएगा। तो वो प्लांट पानी को कंजर्व करने के लिए, एक तो उनके अंदर स्टोमेटा कम होते हैं और दूसरा उनके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है और तीसरा उनके ऊपर कांटे होते हैं बहुत सारे। डेजर्ट के प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया बेर के प्लांट, आप देखना उसके ऊपर कांटे होंगे। पाइनएप्पल आप जानते हैं, पाइनएप्पल आपने देखा होगा उसके फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं। जिस प्लांट के ऊपर भी कांटे होते हैं, कांटे होने का मेन पर्पस है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कम करना, पानी के लॉस को बचाने के लिए, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। आप देखें पाइनएप्पल के ऊपर स्टोमेटा को रिड्यूस करने के लिए, पानी से बचाने के लिए उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और पाइनएप्पल अंदर से कितना जूसी होता है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए खुदा ने ये इंतजाम किया है कि उन पर कांटे होते हैं। तो कांटे होने से दो फायदे हैं, एक तो पानी कंजर्व हो पाता है, प्लांट्स, डेजर्ट के प्लांट पानी को कंजर्व कर पाते हैं, बचा पाते हैं, और दूसरा है हर्बीवोरी से बचाने के लिए, हर्बीवोर एनिमल्स को ना खाएं। कांटे वाले फ्रूट्स होंगे, कांटे वाले प्लांट्स होंगे तो हर्बीवोर उनको खाना पसंद नहीं करते। अच्छा ये बताइए, अगर आप डेजर्ट में हैं, इफ यू आर थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपके सामने कैक्टस है, क्या कैक्टस को क्रश करके हम उसको चूस सकते हैं? कैक्टस, क्या कैक्टस को खा सकते हैं? क्या कैक्टस को खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। देखो, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं आमतौर पे उनके अंदर एक तो कांटे होते हैं और उनके अंदर एक बिटर, कड़वा एल्कलॉइड मौजूद होता है जिसकी वजह से आप उसको खा नहीं सकते। हाँ, उसकी सिर्फ एपिडर्मिस को आप चूस सकते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो आप उसको सक कर सकते हैं। अदरवाइज डेजर्ट के ये जो कैक्टस प्लांट है इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। बहरहाल डेजर्ट के प्लांट्स में पानी को कंजर्व करने के लिए, ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए, इनके अंदर स्टोमेटा या तो कम होते हैं या उनके अंदर थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, जिससे वो पानी के लॉस को मिनिमाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको किसके बारे में बताया? किसके बारे में? ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया। लीव में खाना बनने के बाद लीव से प्लांट के दूसरे हिस्सों में प्लांट ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो मैंने आपको सीड ट्यूब से बताया। लाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, जनरली पहले ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद स्टार्च की फॉर्म में होगा। वो स्टार्च एंटर होगा कहां पर? सीड ट्यूब में एंटर होगा। जब सीड ट्यूब में एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से लीव में बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया, तो उससे एक ग्रेडियंट तैयार हो गया, ग्रेडियंट हो गया, फर्क बन गया। लीव्स में ज्यादा है, स्टेम में और रूट्स में कम है। अब ये खाना जो लीव्स में तैयार हुआ वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू धीरे धीरे डिफ्यूज करेगा प्लांट के हर हिस्से में और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टिश्यू सरफेस पे जाकर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टिश्यूज के अंदर, तो ये इस फिनोमेना को कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग से लेकर फ्लोएम अनलोडिंग तक ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। इस सारे काम को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। समझ आ गई बात? अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पहले मैं ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बेटा, एक्सक्रीशन का मतलब सिंपल वर्ड होता है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म के बाद उसके जिस्म में वेस्ट बन जाता है, उस वेस्ट का बॉडी से निकलना जरूरी होता है।
अनडिजायरेबल वेस्ट जो बॉडी में बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कराएगा? एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये बताओ हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम बताइए। मरियम, हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? जोया, याना, जुवेरिया, सना, हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताइए। हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताइए जी। हाँ, इंटेस्टाइन? बिल्कुल नहीं। किडनी, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी बॉडी में किडनी है। 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपकी बॉडी में, एक तो किडनी और हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पूछ रहा हूं बच्चों, बताओ। एक आपने बताया किडनी, एक्सेप्टेड, नंबर 1। नंबर 2 इधर देखो, स्वेटिंग होती है तुम्हारी स्किन से, स्वेट के साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलते हैं, तो इसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नंबर 3 आपका लिवर। नंबर 4 आपके लंग्स। ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके जिस्म में प्रेजेंट है। पहला है किडनी, दूसरा है आपकी स्किन, तीसरा है आपका लिवर और चौथा है आपकी लंग्स। लंग्स जो है मेटाबॉलिक वे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे जिस्म में है वो है हमारी किडनी। किडनी का कलर कैसा होता है जो भैया? ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, रेडिश ब्राउन कलर। किडनी का कलर आपका हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये बताओ बच्चों, कार्डियो का मतलब, पल्मोनरी का मतलब, रीनल का मतलब, रीनल RENAL, रीनल का मतलब होता है किडनी। रीनल, जैसे कार्डियो का मतलब आप हार्ट जानते हैं, न्यूरो का मतलब ब्रेन जानते हैं, मायो का मतलब मसल्स होता है, इसी तरह से रीनल RENAL, रीनल का मतलब किडनी होता है। अगर आपने वर्ड सुना रीनल फेलियर, यानी किडनी खराब होता है। रीनल फेलियर, जब किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए तो उसको कहते हैं रीनल फेलियर। बच्चों एक टर्म होता है रीनल कैलकुलाई, सुना ना? यूसुफ, मरियम, सना, क्या कशा बताओ? रीनल का मतलब, कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन्स। कैलकुलाई का मतलब स्टोन, जिनको आप जबान में पथरी के नाम से जानते हो, नहीं जानते? किडनी में पथरी हो गई, किडनी में स्टोन्स हो गए, वो है रीनल कैलकुलाई। समझ आ रही है बात? ये बताओ बच्चों, यू मस्ट बी नोइंग दैट हम अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, व्हेन अ पर्सन डाइज, जब किसी पर्सन की डेथ होती है, डेथ होते ही उस पर्सन की बॉडी से आप देखना यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है, निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यूरिन ब्लैडर। आपने इधर देखो, आपने देखा किसी पॉलिथीन में आप दूध या मिल्क या लिक्विड रखते हैं तो उस पर रबर बैंड लगाते हैं। रबर बैंड का मकसद होता है उसकी ओपनिंग को बंद करके रखना। इसी तरह से हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर यहाँ पर यूरेथ्रा के पास एक मसल होती है रबर बैंड की तरह, उसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर हमारा और आपका क्लोज रहता है नॉर्मली, लेकिन जब यूरिन इकट्ठा होता है तो ब्लैडर खिंचता है, इसका सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला, उसको जब सिग्नल मिलता है उसके बाद आपका ये स्फिंक्टर मसल लूज पड़ती हैं और यूरिन निकलता है। तो ये स्फिंक्टर मसल जो हैं ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन
जब डेथ होती है, डेथ होने पर ब्रेन का कंट्रोल इन मसल्स पर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसल ढीली पड़ जाती हैं, लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती। ब्लैडर में हर वक्त यूरिन होता है, कभी भी यूरिन खाली नहीं होता, लेकिन जब डेथ होती है तो वो ब्लैडर के अंदर जो यूरेथ्रा के ऊपर जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो लूज हो जाता है, और लूज होने से जितना भी यूरिन वहां पे मौजूद था वो सब का सब इंस्टेंटली रिलीज होता है, इसलिए ये सारा फिनोमेना होता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ये सारी बात एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।